Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic prospecting. यानी कि आज के लेक्चर में हम prospecting के रिलेशन में एक कंप्लीट डिस्कशन को फोकस करेंगे। जब सेल्समैन अपनी सेल्स प्रोसेस को आगे बढ़ाता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि उसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सर्च करना होता है, जिसे हम प्रोस्पेक्टिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम उसी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिंग के रिलेशन में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट रहता है प्रोस्पेक्टिंग का? द टर्म प्रोस्पेक्टिंग रिलेट्स टू लोकेटिंग एंड क्वालिफाइंग न्यू कस्टमर्स. Prospecting is necessary because the very first point, finding customers is a business compulsion for a new and existing product. Second one, there is a decline in the existing customer base as customers are taken away by competitors. And third reason is it helps in strengthening the existing customer base. यानी कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न के लिए नए कस्टमर्स को लोकेट करना और क्वालिफाई करना। तो नए कस्टमर्स के लोकेशन और क्वालिफिकेशन के रिलेशन में जो पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो की जाती है उसको हम प्रोस्पेक्टिंग का नाम देते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है? भाई कंपनी है, उसको अगर अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को डेवलप करना है तो नए नए कस्टमर्स उसको ऐड करने ही पड़ेंगे। तो इन नए कस्टमर्स को ऐड करने की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? फाइंडिंग कस्टमर्स, पहला रीजन है इसका, फाइंडिंग कस्टमर्स इज अ बिजनेस कंपल्सन। यानी कि जो कस्टमर्स को फाइंड करना है ये किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे पहली कंडीशन है। एक बिजनेस का जो कंपल्सरी एक्ट है वो है कस्टमर्स को फाइंड करना। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जा रहा है किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए तो सबसे पहला बिजनेस कंपल्सन है कस्टमर्स को फाइंड करना। इसी वजह से प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। दूसरा रीजन है लगातार जो एग्जिस्टिंग कस्टमर का बेस है वो डिक्लाइन होता चला जाता है क्योंकि मार्केट में नए नए कॉम्पिटिटर्स ऐड होते चले जाते हैं और नए नए कॉम्पिटिटर्स के ऐड होने की वजह से जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो लगातार कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की तरफ स्विच करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपका कस्टमर बेस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और डिक्लाइन शुरू हो गया और आपको अगर अपनी सेल बढ़ानी है तो इसके लिए आपको नए कस्टमर्स को ऐड करना ही होगा। इसी वजह से प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। तीसरा रीजन है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसमें और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नए नए कस्टमर्स को ऐड करना होगा और इसी वजह से प्रोस्पेक्टिंग जरूरी होती है। तो यहां हमारी क्लैरिफिकेशन हो गया कि प्रोस्पेक्टिंग नेसेसरी क्यों है। अब बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। The objective of prospecting is to identify qualified potential customers. An organization or an individual has to fulfill certain conditions to become a prospect. The qualification criteria for being a prospective customer requires them to have. तो क्या क्या conditions हैं? क्योंकि prospective का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है और अगर हम क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में इन्हें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। ये जो क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या फिर ये एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और इन्हें एक क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर होने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना होता है। क्या क्या है वो कंडीशंस? द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज अ नीड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पहले तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की नीड होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी, द विलिंगनेस टू बाय, उनके माइंड में उस पर्टिकुलर गुड को परचेज करने की एक विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तीसरी, परचेजिंग कैपेसिटी, यानी कि उनके पास उस पर्टिकुलर गुड को परचेज करने के रेफरेंस में उतना अमाउंट भी अवेलेबल होनी चाहिए। उनकी परचेजिंग कैपेसिटी उस प्रोडक्ट के प्राइस से मैच करनी चाहिए। फोर्थ वन इज द अथॉरिटी टू बाय, ये भी देखना होगा कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने की अथॉरिटी उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। एंड द लास्ट वन इज द एक्सेसिबिलिटी टू द सेल्स पर्सन, यानी कि क्या सेल्स पर्सन उन पर्टिकुलर पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है, वो सेल्स पर्सन की अप्रोच में है या नहीं है।
अगर ये पांचों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाइड होती हैं तब तो हम उस पर्टिकुलर कस्टमर को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोस्पेक्ट है, दीज आर दोज हु हैव अ नीड और विल टू बाय एंड द पावर टू पे। दे मे बी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। जो एक नीड रखते हैं, जिनकी विल है या विलिंगनेस है परचेज करने की, और जिनकी कैपेसिटी है, पावर है पे करने की, उन्हें हम प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या फिर ये इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। अब इन कंडीशंस में अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप कोई भी नया कस्टमर जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना ये एक बहुत क्रूशियल टास्क होती है सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर प्रोस्पेक्ट की क्वालिफिकेशन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाएगा अगर सेल्स पर्सन के द्वारा, तो जो उसका वैल्यूएबल टाइम है और जो एफर्ट है वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्ट, यानी कि एक गुड प्रोस्पेक्ट होने के लिए किन किन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया जाना जरूरी है। तो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नीड टू बाय। Before approaching a prospect, the salesman should ensure that the need for the product or service he intends to sell really exists. यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने से पहले सेल्समैन को ये एंश्योर कर लेना बहुत जरूरी है कि जिस प्रोस्पेक्ट को वो अप्रोच कर रहा है वो प्रोस्पेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नीडी पर्सन है। अगर नीडी पर्सन नहीं है तो उसके सेल्स एफर्ट बेकार हो जाएंगे। तो उसकी नीडनेस को आइडेंटिफाई करना दैट इज वेरी कंपल्सरी। अब ये जो नीड है ये या तो ओपन नीड हो सकती है या फिर ये डोरमेंट नीड भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ एक मिनिमम हिंट सेल्स पर्सन के पास जरूर होना चाहिए कि भाई नीड एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट के रिलेशन में, क्योंकि परचेजिंग की जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दैट इज नीड। इसी वजह से जिन पर्सन्स के पास कोई नीड नहीं होती है उन्हें कभी भी एक गुड प्रोस्पेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। ओपन नीड है देन इट इज गुड, लेकिन अगर डोरमेंट नीड है या फिर लेटेंट नीड है तो इसको एक्टिवेट किया जाना जरूरी होता है। और ऐसा करने की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सेल्स पर्सन की होती है कि भाई जो डोरमेंट नीड है, जो छुपी हुई नीड है, यानी कि जिसको प्रॉपर्ली जो प्रोस्पेक्ट है वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो इसको डिफाइन करना प्रोस्पेक्ट के टर्म्स में ये जिम्मेदारी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेल्स पर्सन की है। तो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोस्पेक्ट इज नीड टू बाय। सेकेंड वन इज द एबिलिटी टू बाय। For a purchase to take place or materialize, the need and desire of the individuals is to be supported by the ability to buy. यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो एक गुड प्रोस्पेक्ट रहे तो वो नीड और डिज़ायर रखता है, ये सफिशियंट नहीं है। इसके साथ साथ जो उसकी नीड और डिज़ायर है प्रोस्पेक्ट की, वो उसकी एबिलिटी टू बाय से मैच करनी बहुत जरूरी है। एबिलिटी टू बाय का मतलब क्या है, एबिलिटी टू बाय का मतलब है द परचेजिंग पावर ऑफ द प्रोस्पेक्ट टू पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड फॉर सेल। यानी कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल के लिए ऑफर कर रहे हो उसको या उसके रिगार्डिंग पे करने की जो परचेजिंग पावर है प्रोस्पेक्ट की, उसे हम उसकी एबिलिटी टू बाई के नाम से जानते हैं। तो नीड तो है उसकी, डिजायर तो है, लेकिन अगर पे करने की एबिलिटी नहीं है तो वो एक गुड प्रोस्पेक्ट नहीं है और उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी वजह से जब प्रोस्पेक्ट को एनालाइज किया जाता है तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वो
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेशन में स्पेंड करने के लिए विलिंग है। फाइनेंशियल कैपेसिटी तो है, लेकिन अगर विलिंगनेस नहीं है उसकी, तो भी उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाना जरूरी है प्रोस्पेक्ट के रिलेशन में, कि अगर उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रॉपर है, लेकिन अगर उसकी विलिंगनेस नहीं है स्पेंड करने की, तो वो गुड प्रोस्पेक्ट में कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जामिन करना कि फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ साथ उसकी विलिंगनेस भी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स पर्सन। नेक्स्ट, थर्ड वन इज द अथॉरिटी टू बाय। एबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्ट, एंड दिस इज द रेक्विसाइट अथॉरिटी। सेल्समैन को यह एंश्योर करना होगा कि जो प्रोस्पेक्ट है इसके पास बाई करने की प्रॉपर अथॉरिटी है या नहीं है, क्योंकि जो सेल्स है या जो सेल्स डील है वो लीगल और मोरल ग्राउंड्स पर फॉलो की जाती है। इसी वजह से ये एंश्योर करना कि जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है उसके पास बाई करने की अथॉरिटी है या नहीं, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है डीलर की। एक पर्सन जिसके पास रेक्विसाइट नीड है, एबिलिटी भी है, लेकिन अगर प्रॉपर रिक्वायर्ड अथॉरिटी नहीं है, तो हम उसे एक गुड प्रोस्पेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है। अब अथॉरिटी टू बाय, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बात करूं माइनर पर्सन की, तो एक माइनर पर्सन को सेल नहीं किया जा सकता, उसके पास बाई करने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये एक वैलिड पॉइंट नहीं है। अब कुछ मेडिसिन की बात करते हैं। सर्टेन मेडिसिन कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको बिना फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी टू बाय है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो फिजिशियंस के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। क्लियर? ऐसे ही बात करें अगर हम फैमिली की, तो फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों के अपने रोल रहते हैं। तो हस्बैंड के पास होम आइटम्स के रिलेशन में सर्टेन आइटम्स को परचेज करने की अथॉरिटी होती है, और बाकी जो सर्टेन आइटम्स है उनको परचेज करने की अथॉरिटी वाइफ के पास होती है। तो आपको ये देखना है कि जो आइटम आप सेल कर रहे हो उसको परचेज करने की अथॉरिटी हस्बैंड के पास है या फिर वाइफ के पास है। तो इसी वजह से जो सेल्समैन है ही हैज टू क्लियरली आइडेंटिफाई द पर्संस हु हैव द नेसेसरी अथॉरिटी टू बाई। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट वन, एंड दिस इज द accessibility. Accessibility is another important characteristics of a good prospect. ये फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक गुड प्रोस्पेक्ट के रेफरेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि एक गुड प्रोस्पेक्ट वो है जो अप्रोचेबल है, या फिर सेल्स पर्सन जिससे आसानी से कांटेक्ट कर सकता है, वो पर्सन एक गुड प्रोस्पेक्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। यानी कि जिसकी एक्सेसिबिलिटी इजी है सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ही इज नोन एज अ गुड प्रोस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं उन पर्टिकुलर पर्संस की जिनका बहुत हाई स्टेटस है, और उनके हाई स्टेटस की वजह से उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे पर्सन्स को गुड प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को गुड प्रोस्पेक्ट में इंक्लूड करना है, तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी का फीचर उसमें होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो सेल्स पर्सन की रीच के बियॉन्ड है और सेल्स पर्सन के द्वारा अप्रोच नहीं किया जा सकता, तो उस केस में सेल्स पर्सन को ऐसे पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को टारगेट नहीं करना चाहिए। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्ट। थैंक यू।